1 जून वो दिन जहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे और लगा कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। देश के 10 बड़े एग्जिट पोल जहां पर एनडीए को भारी बहुमत वहां पर मिलता दिख रहा था। जो लोअर बैंड भी थे वो भी 300 के ऊपर थे और अपर बैंड तो 3 ऐसे बड़े एग्जिट पोल थे जहां पर 400 से भी ज्यादा के आंकड़े दिख रहे थे। लेकिन वो आंकड़े अगर नतीजों से अगर देखें, अब तक के रुझानों से अगर देखें, तो उसके काफी पीछे के ये नंबर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की सारी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रचंड से कितने दूर है और इस सरकार पर इसका क्या असर होगा, क्या दिक्कत होगी। और यही वजह थी कि आज बाजार पे भारी बिकवाली भी दिखी और निफ्टी 4 साल में पहली बार इंट्राडे में इतनी बड़ी गिरावट दिखी। निफ्टी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अगर सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ दे तो तमाम सेक्टर में बिकवाली दिखी। तो अब जो नया सरकार बनने वाला है वो किस तरह का होगा, क्या मायने होंगे, किस तरह से आंकड़े बदलेंगे, तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ है प्रशांत पांडे। बिल्कुल विश्व मोहन, और वाकई जैसा आपने कहा, जरा हम सबसे पहले जो आज दिन भर अब तक रुझानों में जो बात सामने आई है उसकी बड़ी बातें, इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो एनडीए का आंकड़ा 300 से कम जाता हुआ नजर आता हुआ, और ये वाकई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे 400 पार के, वो उससे बहुत दूर इस वक्त रुझानों में एनडीए को फिलहाल 294 सीटें मिलती हुई। बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े से दूर है, 243 सीटें उसको मिलती हुई रुझानों में। एनडीए को जो इंडिया अलायंस है उससे टक्कर मिलती हुई, इंडिया अलायंस 233 सीटों पर इस वक्त आगे जाता हुआ। और इसके बाद ही कई सारे नैरेटिव सामने आ रहे हैं, हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अपने दावे, अपनी जुगत बिढ़ाई जा रही है। जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस बैठक में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंट लगा है बीजेपी को। जो उत्तर प्रदेश बीजेपी की जमीन मानी जा रही थी, जो उसका सबसे फेवरेट प्लेग्राउंड था, वहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ, और इस नुकसान की भरपाई जो है वो मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आज की इस खास चर्चा में हम तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनडीए को कहां फायदा मिला है, कहां नुकसान हुआ है, और ये जो नुकसान है क्या इसकी भरपाई मुमकिन है। और राजनीतिक तौर पर इन सारी चीजों के बहुत मायने हैं। चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं रेहान राजपूत साहब, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, मनीष गुप्ता साहब हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इसके अलावा अरविंद जय तिलक साहब हमारे साथ, जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिरुद्ध प्रताप सिंह साहब और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राकेश शेट्टी भी शामिल हो रहे हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ हमें करनी होगी। अनिरुद्ध जी, नारा था 400 पार का, और जैसा मैंने कहा कि जो नई टेरिटरीज थी जहां से आपको शायद इस आंकड़े तक पहुंचने की पूरी उम्मीद थी, उन नई जमीनों में आपका प्रदर्शन कहीं बेहतर है तो कहीं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। और इन सब के बीच में वो बैटल ग्राउंड जो एक तरह से आपका फेवरेट बैटल ग्राउंड था, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बीजेपी को नुकसान। पहली प्रतिक्रिया आपकी, इन रुझानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी अकेले 243, फिलहाल रुझानों की मैं बात करूं, 243 ही सीटें हासिल कर पाई है। 2014 से 2024 के बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक डिसाइसिव, एक डिलीवरेबल कमिटमेंट, स्केलेबिलिटी, स्पीड के साथ में
गुड गवर्नेंस के साथ में आगे उन्होंने काम किया। तो हमारे पास में 10 साल का प्रूवन रिकॉर्ड है, आगे 25 साल का विजन है। अब बात आती 400 रिकॉर्ड का। अभी जो चुनाव हम लोग लड़ने गए थे वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ, एनडीए के लीडरशिप में लड़ने गए थे कि मोदी जी एनडीए को लीड करेंगे, वही हमारे पीएम कैंडिडेट हैं। और सीट शेयरिंग भी उसी अकॉर्डिंग हुआ था। डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि आप लोग तो बिज़नेस चैनल हैं और आपको तो अब बिज़नेस के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है कि अगर हम कोई बिज़नेस में जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, बड़ा टारगेट लेके जाते हैं, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट लेके नहीं जाएंगे तो हमारे वर्कर्स, हमारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता, इन सब के बीच में उत्साह नहीं होता है, क्योंकि इंथुसाइज करने के लिए हमें बड़ा टारगेट देना पड़ता है कि भाई हम इतना करेंगे। उस टारगेट को लेके एक उत्साहवर्धन होता। हाँ ठीक है, जब चुनाव का पूरा रिजल्ट कंक्लूड हो जाएगा, सारे एनडीए पार्टनर्स बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंडिविजुअल भी एनालिसिस किया जाएगा, कहाँ पे हमें लॉस हुआ, कहाँ पे हमें गेन हुआ। हम ये देखते हैं कि आज पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुनी हुई तीसरी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। इसके पहले नेहरू जी थे, नेहरू जी का जो था फर्स्ट टर्म अपॉइंटेड थे वो, और उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट तीसरे टर्म में रिपीट नहीं हुई है क्लियर मेजॉरिटी के साथ में, क्योंकि एनडीए यहाँ क्लियर मेजॉरिटी में, क्योंकि एनडीए के लिए वोट मांगा गया था। ठीक है, उसमें बीजेपी आती है, अच्छी बात है। अभी हम कंक्लूजन उसका आता है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए कंक्लूड करेंगे। साथ में जो हमारा कमिटमेंट था पिछला, लोगों ने देखा, उसको बहुत अच्छा डिलीवर किया मोदी जी ने, तो लोगों ने उनकी गारंटी पर मुहर लगाई भाई। अदरवाइज और बाकी लोग जो अगर जश्न मना रहे हैं कि अपने हार को लेके, अपने तमाम चीज़ों को लेके, तो खैर उन पर डिस्कशन बहुत हुआ। 75 डे से आप सब, हम सब खूब डिस्कशन करते रहे। तो एक बार कंक्लूड हो जाए तो उसको देखा जाए कि हाँ कहाँ पे हम मार्जिन हमारा। अभी देखिए उड़ीसा के अंदर हम लोग जीत के आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश हम लोग जीते, अरुणाचल हम लोग जीते, क्लियर मेजॉरिटी के साथ हम लोग जीत के आ रहे हैं। तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब कहीं पे विश्लेषण हो, इन सब चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए कि कहाँ पे हमने राज्य सरकारें पाई और कहाँ पे हम तीसरी टर्म्स हम रिपीट कर रहे हैं कि फुल मेजॉरिटी के साथ में। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। आपने बिजनेस चैनल की बातचीत की, तो लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि जो अगली सरकार होगी वो किस तरह की होगी। जिस तरह की रिफॉर्म की गाड़ी में हमारी इकोनॉमी, हमारा देश बैठा हुआ था, क्या हम उसी रफ्तार से रिफॉर्म्स आगे भी होते रहेंगे? एक सवाल मन में, जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, पूरे वैल्यू चेन के लोग जितने लोग हैं, वो ये आप लोगों से समझना चाह रहे हैं। दूसरा, सरकार में तीसरी बार मैंडेट की आप लोग बातचीत कर रहे हैं एनडीए को, लेकिन बीजेपी अपने जो बहुमत का जो नंबर है अपने दम पर, उससे पीछे थोड़ी रह गई है। क्या लग रहा है इस बार की जो सरकार होगी वो 3 व्हील्स पे चलने वाली हो सकती है, जिसको बीजेपी आगे से ड्राइव करेगी, और बैलेंस करने के लिए एक तरफ जेडीयू और दूसरी तरफ टीडीपी जैसी पार्टी होगी? क्या लग रहा है उससे रफ्तार तेज रहेगी उस 3 व्हीलर गाड़ी की? रिफॉर्म जो शुरू हुआ था 2014 में, वो रुकेगा नहीं, उसी स्पीड क्या उससे ज़्यादा स्पीड के साथ चलेगी, क्योंकि मोदी जी का ये कमिटमेंट है, ये गारंटी है कि हम आगे 25 ईयर के लिए फाउंडेशन रख रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप लोग कवर करेंगे, आप लोग देखेंगे। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि ये पहले से तय हो गया था कि भाई एनडीए के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मोदी जी होंगे और इंडिया की सीट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें पहले से तय हो गई थी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई आगे आने वाली दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जब हम पहले से डिसाइड कर चुके कि हमारा लीडर कौन होगा, सीट शेयरिंग हमारी क्या होगी, कौन कैसे चुनाव लड़ेंगे, ठीक, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रहेगी बार बार बात ये आती है, 272 सीट आई थी 2014 में, कोई ज़रूरत नहीं थी पार्टनर्स की, अगर ऐसा होता था, लेकिन मोदी जी ने सबको बराबर का हिस्सा दिया, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो भी जितने पार्टनर थे, सबको बराबर, शिवसेना हो, सबको बराबर महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। उसके बाद 2019 में सरकार आती, फुल मेजॉरिटी के साथ आती है, तब भी मोदी जी ने सारे लोगों को बराबर का हिस्सा दिया। उसमें किसी को ऐसा नहीं था कि हो सकता कि ये कहा जा सकता था भाई हमारी मेजॉरिटी है कि हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने परिवार को, मोदी जी के ऊपर बार बार कहा जाता, परिवार को लेके उन्होंने चला। एनडीए उनका परिवार है और शुरू से लेके उसकी जिम्मेदारी को लेके चलते रहे, और एनडीए उनको अपना लीडर मानता है। आपकी बात आ गई, लेकिन ये मानना होगा कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन है, और ये चूंकि जिस तरह का आत्मविश्वास, जिस तरह के दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, उन दावों से बहुत दूर
फिलहाल तस्वीर आ रही है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी आपकी सेफ सीट्स थी जो आपका गढ़ मानी जाती थी, उन सभी सीटों को गंवाना, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से दिग्गज जो हैं वो अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाकई मेरे ख्याल से एक मंथन का विषय होगा बीजेपी के लिए। इन सबके बीच में राकेश सेट्टी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुमत तो आपको भी, आप बहुत दूर हैं इन सबके बीच में, बस अच्छी चीज यही है कि जो प्रदर्शन शायद एग्जिट पोल्स बता रहे थे उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन जो है वो इस अलायंस ने दिखाया है। अब सवाल उठता है कि आगे की रणनीति क्या है, आखिर किस तरह से। अभी फिलहाल ये स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए अपने दम पे सरकार बना सकती है, वो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है, तो वहां कोई मुश्किल की बात नहीं है। कम से कम रुझान तो यही संकेत दे रहे हैं। लेकिन आप उस जादुई आंकड़े से दूर भी हैं, और बहुत सारी जो ऐसी रणनीति है खास तौर पे, उसमें आपके जो बहुत से सहयोगी हैं उसमें मंथन भी अब शुरू हो चुका होगा। तो बताइए किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आप लोग इस प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल था, मैं आपके शो में भी आया था, मैंने तब भी कहा था कि इंडिया गठबंधन बहुत ही सीरियस नंबर आपको बता रहे 195। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि एनडीए 195 के आसपास समझ जाएगा। मगर जहां तक नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया गया था और पूरे देश में प्रोजेक्ट किया गया था। मगर दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश, जिसको अपना बेस्टन समझ रहे थे और वहां पे बहुत सारा काम करने का दावा कर रहे थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी आधा हो चुकी। और हमने देखा पूरे देश में, जहां पे उनको डबल सीट गए 2019 में था, आज उसके आधा आ चुके हैं। आप महाराष्ट्र का हालत देख लीजिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के और 2019 में उनको मैंडेट मिला था, मगर उनके ही गठबंधन बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो तो हम बहुत स्पष्ट तौर पे बड़े बड़े ग्राफिक्स और तमाम चीजों में बता रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने क्या राय तय की है? अब ये जो तस्वीर, ये जो फिगर्स आप लोग देख रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और क्या रणनीति बना रही है अलायंस? देखिए, सबसे पहले तो हमें देश की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंडिया अलायंस मौजूद है, क्योंकि हमें तो गमंडिया बोला जाता था, जबकि इस देश में सबसे ज्यादा घमंड प्रधानमंत्री को था और भारतीय जनता पार्टी को था। इसलिए 400 पार का नारा वो लगा रहे थे। मगर आज अलायंस के साथ 290 क्रॉस नहीं कर पा रहे। और जहां तक हमारा सवाल है, अभी भी कुछ देर बाकी है, फाइनल फिगर आने दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, जो लोग एनडीए में शामिल है, वो लोग अपने मर्जी से शामिल नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि आज महाराष्ट्र में अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन लोगों को धमका के ईडी, सीबीआई ऐसा धमका कर इनको एनडीए में शामिल किया गया है। और आप जैसे जैसे, एक बात तो तय है सर, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये चीज मानेंगे कि आज क्लियर मैंडेट बीजेपी को नहीं है, देश की जनता ने नहीं दिया, मतलब नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। ये तो मानना चाहिए इन्हें। दूसरी बात, जहां तक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, वो आज शाम को एक बार पूरा नतीजे आने के बाद वो पता चलेगा, क्योंकि अलायंस पार्टनर से बात होती है। अब आप देखिए, हमारे वहां पे महाराष्ट्र में विशाल पाटिल इंडिपेंडेंट है, वो हमारे कांग्रेस ही है, वो वापस आ जाएंगे। तो ये नंबर गेम जो है ना, ये कल के लिए रखते हैं। मगर आज जो है, एक स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सर, इस तरह ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि 243 भी नंबर कम नहीं होते, जो जादुई आंकड़े हैं उसके बेहद करीब है। लेकिन मैं एक सवाल ये है, क्या कांग्रेस में भी इस बात का डर था? क्योंकि आप लोग भी उतने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। हो सकता था कि आपका प्रदर्शन इससे बेहतर रहता, आप में डर था, इस वजह से इतनी पार्टियों के साथ अलायंस करके आप लोग उतरे थे। देखिए, डर की बात नहीं है, मैं तो ये नहीं समझ रहा हूँ। खुद नरेंद्र मोदी जी से आज पूछोगे तो वो बताएंगे कि उनको 400 का एक्सपेक्टेशन था, मगर आज 295 एनडीए को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा टॉक है उनका।
आज पूरा देश ये देख रहा है, अंतरराष्ट्रीय जगत पे सबसे बड़ा खबर है, और आप बिजनेस चैनल है, आप बता रहे। मुझे ये बताइए, अमित शाह जी ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनको 4 तारीख से पहले अपना पोजीशन बनाना चाहिए, ताकि 4 तारीख के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। आज मुझे लगता है मार्केट खत्म हो चुका है। आज करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी पैसा गंवाया है शेयर मार्केट में। और जैसे आप मनी मार्केट फॉलो करते हैं, आपको सेबी का रूल्स भी पता है कि सेबी का निर्देश बहुत साफ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि आपको ये शेयर लेना चाहिए या आपको कॉल या पुट करना चाहिए। मगर देश के गृह मंत्री जी के कारण आज लाखों रिटेल भी इन्वेस्टर का जानते हैं कि नुकसान हुआ है। सियासत में कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर कुछ चीज़ें शायद एक वक्त में ठीक लगती हैं, कुछ वक्त में वो जुमला बन जाता है, कहीं पे वो नारा बन जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और शायद यही वजह है कि इन सारी चीज़ों को जो वोटर होता है ना, वो बहुत बारीकी से देखता है और जब वो वोट की चोट करता है तो उसकी तस्वीर क्या होती है वो हमने देखी। और शायद वो तमाम जो दिग्गज उम्मीदवार रहे उन सभी को भी बात समझ में आई होगी। इन सब के बीच में जरा मैं अपने सहयोगी समीर दीक्षित की तरफ रुख करूंगा, जो कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। समीर, हलचल तेज है, जरा हमें बताइए। मैं सोशल मीडिया से गुजर रहा हूं, हर मिनट कुछ अपडेट आ रहा है कि साहब कांग्रेस मुख्यालय में ये हो रहा है, यहां मीटिंग हो रही है, वहां मीटिंग हो रही है। जरा आप बताइए, दुरुस्त जानकारी बताइए, किस तरह का वहां माहौल है और अभी तक की जो जानकारी है सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि वो है क्या। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि करीब 5:30 बजे शाम को कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच चुके हैं और उनका यहां पे जोरदार स्वागत भी किया गया था। और यहां पर कार्यकर्ताओं का जोश वो लगातार बरकरार है, वो बढ़ता जा रहा है। जो उम्मीद थी उससे बेहतर प्रदर्शन इस वक्त इंडिया अलायंस ने किया है और कांग्रेस ने भी सीटों में बढ़ोतरी करी है। यही वजह है कि यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उस संख्या बल में भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी तैनाती जो है उसको बढ़ाया गया है, इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। उसकी वजह ये है कि ठीक इस जो गेट इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, यहीं से राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ दाखिल होंगे और ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से होते हुए वो अपने पीसी के स्पॉट पर जाएंगे, वो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जाएंगे और वहाँ पर वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे और जो प्रदर्शन रहा है उनकी क्या बड़ी वजह है उनके मुताबिक वो उसको सामने रखेंगे। लेकिन एक तस्वीर ये भी आप देखिए कि जो इंडिया अलायंस जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त उसके तकरीबन जो रुझान या जो फाइनल टैली है उसमें करीब 230 से 240 का आंकड़ा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन करीब 95 है, यानी कि पिछले बार की तुलना में उसने करीब 60 सीटों की बढ़ोतरी करी है और अकेले बीजेपी ने तकरीबन 50 सीटों को नुकसान हासिल किया है। तो ये एक दिलचस्प बात है। लेकिन इन 60 सीटों की बढ़ोतरी जो कांग्रेस को हुई है पिछली बार 40 की तुलना में, अगर आज वो 100 के आसपास खड़ी है तो इस वक्त राहुल गांधी को एक बड़े नेता के तौर पे उनको बताया जा रहा है। उसकी एक और वजह यह है कि दोनों ही सीटों से, यानी रायबरेली और वायनाड से, वो जिस तरीके से जितने मार्जिन से वो आगे रहे हैं और एक लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक संदेश ये भी जा रहा है कि नॉर्थ में भी एक्सेप्टेबिलिटी और साउथ में भी एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा दिलचस्प होगा समीर, इसे भी देखना, बहुत दिलचस्प होगा इसे भी देखना, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से राहुल गांधी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2026 में केरल में चुनाव है। अब वो वायनाड को चुनेंगे कि रायबरेली को चुनेंगे, ये बड़ा सवाल है और ये बहुत कुछ तय भी करेगा। क्योंकि अगर वो वायनाड को चुनते हैं और रायबरेली को नहीं चुनते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश की जो पूरी पॉलिटिकल चर्चा है, शायद उनका रिप्लेसमेंट कोई हो, इन सारी चीजों की जुगत बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2026 में केरल में चुनाव है, अगर वो वायनाड छोड़ के रायबरेली जाते हैं जिसकी संभावना ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहां मौजूद जो लेफ्ट पार्टियां हैं जिनको डेंट लगा है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर होंगी और
इसका खामियाजा कांग्रेस को 2026 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो ये बहुत कहते हैं ना, बहुत चुनौतीपूर्ण डिसीजन होगा राहुल गांधी के लिए। इन सबके बीच में रेहान राजपूत साहब भी हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। रेहान जी, इस पूरे चुनाव में हमने जो सबसे खास तौर पे अभी तक के रुझान जो वो फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश पे, एक ऐसा राज्य जैसे मैंने कहा कि शायद जहां बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रदर्शन इस कदर हो जाएगा। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि उसके फेवर में है। अयोध्या में राम मंदिर, बाकी सभी चीजें, कैंपेनिंग, योगी आदित्यनाथ जैसा एक फायर ब्रांड नेता, बहुत से और लीडर्स, जो दिग्गज लीडरशिप है उसका लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना। उत्तर प्रदेश में चूक कहां रह गई? जी, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये चेंज दिखा है सबको, और इससे जो रिजल्ट खासकर उत्तर प्रदेश से आए हैं, इससे ना तो बीजेपी सेटिस्फाई है और ना ही बीजेपी ने एक्सपेक्ट किया था किसी भी तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो 65 सीट आई और उससे पहले जो 71 सीट आई थी लोकसभा की बीजेपी की यूपी के अंदर से, उसको देखते हुए अब वो 40 से भी कम पे सिमट जा रही है, 30 से और 40 के बीच में वो सिमट जा रही है। बाकी अभी कुछ देर में सेटल हो जाएगा स्कोर। तो वो बहुत ही अफसोस वाली बात है बीजेपी के लिए। इसका मैं आपको रीजन मैं बताना चाहता हूँ, इसका रीजन क्या है। देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी के कुछ लीडर्स ने बयान दिए पिछले कुछ दिनों के अंदर, खास करके वो बयान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, जैसे कि कुछ लीडर्स ने कहा कि हम अगर 370 या दो तिहाई हमारी बहुमत की सरकार आती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे या कर सकते हैं। उसको देखते हुए और साथ में जो मेहनत की है कांग्रेस ने मिलकर, जो पीडीए जो कह दें या फिर आप इंडिया अलायंस का उसको पार्ट कह दें, जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी जमकर वहां मेहनत करी है, उसको देखते हुए वहां पर ये जो बढ़त हासिल की है इंडिया अलायंस ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, जिसमें कि 35 सांसद उनके जीत रहे हैं वहां से, आता ना इकोनॉमिक टाइम्स करीबन अरे इधर और करीबन 8। जी बिल्कुल, जिस तरह से मेहनत वहाँ पे की गई थी, उसके बाद भी जिस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद थी बाजार को, पूरे देश को, उस तरह के रिजल्ट यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मनीष जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जो नई सरकार बनने वाली है उसका असर क्या होने वाला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे और साथ ही ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर? क्या लग रहा है, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? और जिस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की उम्मीद की जा रही थी इंडिया जैसे इकोनॉमी से, क्या वो उम्मीदें अगली सरकार में भी पूरा हो पाएगी? क्या इतना रूम रहेगा सरकार के पास? देखिए, मेरे ख्याल से अगर बाहर निकल के देखें तो उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। ऐसा लगता है सरकार श्योरली बीजेपी फॉर्म कर रही है। अगर अभी 10 सीटें और भी कम हो जाएं, तब भी बीइंग ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को इन्विटेशन मिलेगा और फिर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा नहीं। तो सरकार बन रही है तो जो पहला टारगेट है कि हम वर्ल्ड में नंबर 3 इकोनॉमी होने वाले हैं, तो वो हम होएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मोदी जी को जितना भी ब्लैक मनी चल रहा है उसको रिड्यूस करके व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाए। नहीं कर रहा हूं जिस तो आजादी के साथ, ये मनीष जी, मैं सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल ये था, जिस आज़ादी के साथ फैसले लेने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, चाहे वो गुजरात में हो या फिर सेंटर में आने के बाद हो, क्या उस आज़ादी के साथ वो रिफॉर्म पर बड़े फैसले ले पाएंगे? क्या जिस ग्रोथ की उम्मीद इस सरकार से लोगों ने की होगी, क्या उतनी ग्रोथ मिलेगी क्या इस सरकार में, नई सरकार में? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से उतनी ग्रोथ मिलेगी। और मोदी जी जिस तरह के नेता हैं, वो सबको कनेक्ट करके चलते हैं, लेकिन फैसला लेने में किसी से डरते नहीं है। तो वो फैसले भी लेंगे और जो प्लान वो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे भी। और चूंकि कोई बड़ा बेसिक डिफरेंस नहीं है, मानो जो टेक्निकल डिसीजन है यूसीसी आएगा कि नहीं आएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिले हो सकता है, लेकिन जो इकोनॉमी से रिलेटेड फैसले हैं उस पर मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको याद होगा मोदी जी को टाइम मैगजीन ने मोदी मींस बिजनेस करके फ्रंट पेज पे इनको स्पेस दिया था। तो मोदी जी आज भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, नेशनल डेवलपमेंट में आगे रहेंगे।
ये बात मोदी जी जरूर समझ गए होंगे इस इलेक्शन से कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चुनाव का जो यूपी का जो सबसे बड़ा इशू था वो था 1 लाख रुपए वाली योजना, जो महिलाओं को 1 लाख मिलेंगे। उसने लोगों के चेहरे पर एक स्माइल ला दिया, अरे ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा, 8,000 रुपए महीना, वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये देखना पड़ेगा कि देश का राजकोष कितना भी मजबूत हो जाए, अगर गरीब आदमी 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए अभी परेशान है, तो उन्हें अभी उस फ्रंट पे और काम करने की जरूरत है। जैसे मकान दिए वैसे ही कुछ और करने की जरूरत है। जैसे 5 किलो राशन की योजना एक निश्चित रूप से बड़ा बूस्ट है, लेकिन ऐसे ही कुछ और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। रोजगार पर कुछ कॉन्क्रीट और करने की जरूरत है। और अदरवाइज ये बात इकोनॉमी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि अगर आप लंबे वक्त से सत्ता में हैं तो शायद वो ओल्ड नैरेटिव के आधार पर शायद आप वोटर्स को नहीं खींच सकते। आपको अपने काम जो आपने किए हैं शायद उनको रेपिटेटिव मोड पे आप गिनाएंगे, उसके बाद आपको नए काम भी गिनाने के लिए होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव था, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां थी, उन सब के बीच में एक चीज की जो सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग में बीजेपी जहां मात खाई, वो यही था कि शायद वो ओल्ड नैरेटिव को ही बिल्डअप करने में लगी रही। उनके तमाम लीडर्स, उनके क्षेत्रीय नेता, वो सभी इसी में लगे रहे और उसका असर क्या हुआ वो हमने इन रुझानों में अब तक हम देख चुके हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश का नुकसान वाकई कहते हैं इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। इन सबके बीच में प्रकाश प्रियदर्शी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताइए किस तरह की हलचल है वहां? प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम होने वाला है, और इसके साथ ही एनडीए के अंदर खाने से किस तरह की खबरें छनकर सामने आ रही हैं आपके सूत्रों के हवाले से? देखिए, नतीजों का जो रुझान है वो आपके सामने है। बीजेपी के लिए सेटबैक है, वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन एनडीए ज़रूर जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार है। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में हूँ। अब से कुछ देर बाद उम्मीद ये की जा रही है कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, अपने समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे और उसके बाद एक एड्रेस भी होगा। साथ ही साथ जो आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि यहाँ पे हलचल क्या है, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर हूँ। बाहर में भारी संख्या में बीजेपी की जो सपोर्टर्स हैं वो पहुँचे हैं। मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन बारिश हुई है और उसकी वजह से नेटवर्क में काफ़ी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हमें अंदर आना पड़ा है। वहाँ पे समर्थक काफ़ी भारी संख्या में जुटे हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। भले बीजेपी बहुमत के मैजिक आंकड़े से दूर है, लेकिन एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है और ये बीजेपी के जो समर्थक है वो मान रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हो रहा है, लिहाजा वो भारी संख्या में जुटे हैं सेलिब्रेशन के लिए। बीजेपी एनडीए की जहां तक सवाल है, एनडीए जो घटक दल हैं उनके बीच में बातचीत का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई है। सरकार बनाने के लिए क्या रूपरेखा होगी, कैसे सरकार बनेगी, इस मसले पर प्राइम मिनिस्टर ने आज चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी के जो प्रमुख हैं उनको फ़ोन किया, उनको जीत की बधाई दी और साथ ही साथ इस बात की भी तैयारियां की जा रही हैं कि ये जो आंकड़े हैं, क्या पोस्ट पोल अलायंस में भी कुछ पार्टियां एनडीए फोल्ड में आ सकती हैं और ये जो आंकड़े जो इस वक्त 294, 95 के आसपास दिख रही हैं उसको 300 के आंकड़ों के पार ले जाया जा सके। तो ये तमाम ऐसे राजनीतिक दांव पेच के खेल हैं जिसमें दोनों ही गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों लगी हुई है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी की बात अगर आप करते हैं तो इंडिया अलायंस के पास भी ये ऑप्शन है, ये विकल्प है, ये अवसर भी है कि वो सरकार बनाने के बारे में सोच पाए। हालांकि इस बात ये कितनी आसानी से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये दांव पेच का खेल है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन दोनों ही गठबंधन के पास इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं। एनडीए का जहां तक सवाल है, क्लियर कट मेजॉरिटी आती हुई दिख रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है, बैठकें भी चल रही है। कल एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ औपचारिक रूप से बैठक बुलाई है और वहां पर आगे की रणनीति तैयार होगी। बहरहाल स्थिति ये है कि इस वक्त हम
बीजेपी हेडक्वार्टर की स्थिति ये है कि समर्थक जुटे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और ओके। अब से कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। ओके, तो ये बीजेपी हेडक्वार्टर का क्या हाल था, पूरी डिटेल्स बताने के लिए प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी लगातार कोशिश हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से कि कैसे जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ कैसे गठजोड़ किया जाए और सरकार बनाने का रास्ता साफ किया जाए। हमारे साथ अरविंद जय तिलक भी हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। सर, आपसे सवाल लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक सवाल भी होगा। जिस तरह के मुद्दे के साथ इंडिया अलायंस काम कर रही थी, उनके जो दो अहम मुद्दे थे, एक महंगाई और दूसरा जॉब क्रिएशन को लेकर, क्या लग रहा है, क्या ये वाकई में कुछ बड़ा इश्यूज था? पहले बहुत ज़्यादा रोजगार देश में हुआ करते थे, अचानक से रोजगार यहाँ पर कम हो गए, और महंगाई, जिस तरह के फैक्टर्स होते हैं महंगाई के पीछे, हम बिजनेस चैनल वाले हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, सिर्फ घरेलू बाजार से ही आप महंगाई पर काबू नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप आने वाले समय में बदलता दिख रहा है आपको? देखिए, राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। धारणाओं से ही सत्ता बनती भी है और सत्ता जो है उखड़ भी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है ये धारणा स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब रहा कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको किस तरह से धारणाओं में बदला जाता है, इंडिया गठबंधन ने बखूबी अपना काम किया। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। जातियां किस तरह से लामबंद होती है। अखिलेश यादव ने बड़े करीने के साथ पीडीए का गठन किया और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जोड़ करके जिस तरह अरविंद से जी, मैं आपके उन्होंने पास आऊंगा, आप अपनी बात पूरी करना, लेकिन इस वक्त बड़ी दिलचस्प तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख रहे हैं कि राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता किस आत्मविश्वास के साथ इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में दाखिल होते हुए। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है और यह बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आखिर आपकी अभी की स्थिति क्या है। तस्वीर जो भी कुछ हो, यह तस्वीर आत्मविश्वास की तस्वीर है, इसलिए भी क्योंकि इन चुनावों को यह कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों के लिए, हर एक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सभी के लिए यह आत्मविश्वास का टेस्ट था। शायद इन चुनावों में अगर यह प्रदर्शन नहीं दोहराया जाता तो इन पार्टियों का आगे, चाहे कोई विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, उन चुनावों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का जो आत्मविश्वास था वो शायद टूट जाता। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, वोटर अपनी चोट से किस तरह से तस्वीर बिल्कुल बदल देता है। जरा बिग पिक्चर में देखिए कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में दाखिल हुए, जरा उस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि आखिर ये आत्मविश्वास की तस्वीर कहती क्या है। हम नहीं जानते कि आगे जो रणनीति है, जो राजनीति का ऊंट है, वो किस करवट बैठेगा, किस तरह से जुगत होगी, लेकिन इस पर भी बात करनी जरूरी है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले वक्त में विपक्ष कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, कितना मजबूत विपक्ष बन सकता है, क्या उसे करना होगा, किन चीजों से बचना होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका और लगातार हमारी चर्चा जारी है। ये जो रुझान है, उसकी जो तस्वीर है, उसके हर एक पहलू को आप विश्लेषण हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल इस वक्त मौजूद है। हर तरीके से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और इन सब के बीच में अरविंद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उस बातचीत को पूरा करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई और जैसे मैंने कहा कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हम देखते हैं कि कई बार वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आपका जो प्रदर्शन था उसको आगे ले जाने या पार्टी को फिर से रिवाइव करने की आपके अंदर की ऊर्जा आखिर कहती क्या है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो तस्वीर सामने आई और उनके पीछे जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उन सभी को देखने के बाद जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस गेन करने का बहुत ही क्रूशल टाइम था, जिसे इस मौके को विपक्षी दलों ने एक तरह से इस बार अपने हक में किया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी 2004 में अपने संसदीय जीवन की शुरुआत किए। उसके बाद जो है आपने देखा कि 4 में भी उनकी सरकार बनी, 9 में भी बनी, लेकिन उसमें उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, क्योंकि उनकी माताजी सोनिया जी के नेतृत्व में ही सरकार का गठन हुआ। पूरा
पार्टी का बोझ कहिए, सरकार यूपीए का कहिए, बोझ उनके कंधे पर था। ये पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी जी जो है पूरी लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर के लड़े हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए किस तरह से कई राज्यों के साथ गुजरते हुए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। और मुझे लगता है कि 2019 में जो उनकी सीटें आई थी लगभग दूना उसके उसके आसपास जो है सीटें हैं। स्वाभाविक रूप से उनका जो है लहजा, उनका मिजाज, उनका उनका उनके चलने का ढंग, उनके मुस्कुराने का, इसको जो है वो नोटिस किया ही जाएगा। और जिस तरह से आत्मविश्वास झलकता है वह दर्शाना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि उनके अंदर जो है नैसर्गिक रूप से यह भावना आया भी है। उसका कारण है कि उनके जिस तरह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त देना, चुनौती देना, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जी उनको शिकस्त दे करके पराजित कर दिए। बावजूद इसके कांग्रेस के पक्ष में यह बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम उसके साथ जो घटक दल हैं जो 2 सैकड़ा से ऊपर चले गए हैं। जबकि एग्जिट पोल में माना जा रहा था कि वह जो है शायद ही जो है उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। निसंदेह जो है कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साहजनक है। और विशेष रूप से चूंकि जी। वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक किस्म से प्रयोगशाला बन चुकी थी, वहां पर जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ कंधा जोड़ करके आगे चले हैं जी, और जो जी। उपलब्धि हाथ लगी है तो उस पर तो इतराना लाजिमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अनुमान से कोई भी बेहतर रिजल्ट आना किसी के लिए भी अच्छी बात होती है और वो साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। रेहान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ऐसे कौन से डिसाइसिव फैक्टर थे जो इस चुनाव में काम किए हैं और जिन्होंने पूरा आउटकम पे, नतीजों पर इसका असर डाला है, और साथ ही कोई एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आप देख रहे हैं इस नतीजों में, या कोई बिहेवियरल चेंज, जो शिफ्ट जो वोटर्स है उनमें देखने को मिला है चुनाव में? जी, अगर मैं वोटिंग पैटर्न की बात करूं तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पर मैंने खत्म किया था अभी। जो अगर आप यूपी की ही बात कर लें, यूपी का ही इसमें एग्जांपल ले लें अगर आप, तो जो यूपी के अंदर जो आपको इतना बड़ा चेंज दिखने को मिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सांसद जीती थी, उसने वो 36 सांसद तक ले गई है। और जहां पर कांग्रेस पहले 1-2 सांसद थी और वो अब जो है 8 या 10 सांसद तक जा रही है। और इसमें बड़ी डिफीट इसको मिली है, इसको जो है बीजेपी को जो डिफीट मिली है, बड़ी डिफीट मिली है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो इसमें वोटिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो साफ-साफ उसमें ये दिखता है कि जिस तरीके से बयान दिए पिछले कुछ दिनों के अंदर बीजेपी के लीडर्स ने, खासकर जो बयान उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर थे या आरक्षण को लेकर थे, वो उसकी वजह से बीजेपी को डेंट मिला है यहाँ चुनाव में। खासकर अगर आप देखेंगे जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, स्पेशली जो एमवाई का जो उनका कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक का, उसमें एक बड़ा वोट बैंक जो जुड़ा है वो दलित वोट बैंक और जो ट्राइबल्स हैं, जो एससी एसटीज हैं, उनका जुड़ा है। और वो इसी वजह से जुड़ा है जो कि बीजेपी के जो इमैच्योर जो स्टेटमेंट आए थे बीजेपी के लीडर्स के, और उसी वजह से जो है ये डेंट बीजेपी को मिला है। और वहां पर उनको इंडिया गठबंधन को जो है यूपी के अंदर बढ़त मिली है। और इसका फर्क खाली आपको यूपी में ही नहीं दिखता, वो ओवरऑल पूरे इंडिया में जो है इसका फर्क पड़ा है। और बीजेपी से जो दलित वोट बैंक है और वाकई इस चीज उसके इस अंडरकरंट को भी शायद बीजेपी समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है बीजेपी से, जिसका असर हमको दिखा है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि बीजेपी ने कई नए क्षेत्रों में अपनी धमक बढ़ाई है। उड़ीसा जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर बीजेपी का कह सकते हैं वो पावर में आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दक्षिण के कई राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं और वहां बीजेपी की धमक बढ़ी है, वो भी अपने आप में गहरे संकेत दे रही है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि जो गेन हुआ है वो गेन ऐसा गेन नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के नुकसान की भरपाई कर पाए, वो राजस्थान के नुकसान की भरपाई कराए, क्योंकि ये बीजेपी की जमीन थी। इन सब के बीच में अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 4 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में हारे हैं। स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, आरके सिंह, अजय मिश्र टेनी, सामान्य नाम नहीं है। क्या आपको लगता है कि शायद अब पूरे बीजेपी में, मतलब शायद आने वाले वक्त में, अभी तो ठीक है, अभी तो सरकार बनाने की जुगत और तमाम रणनीति चलेगी, लेकिन शायद अब बड़े पैमाने पर मंथन होगा, बहुत हलचल होने वाली है, बहुत उठापटक होगी, बहुत बड़े फेरबदल भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं? विश्वमोहन जी, प्रशांत जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि
एक इकोसिस्टम है जो मोदी जी की जीत को जीत मानता ही नहीं है। 2014 में जब जीत हुई तो कहा गया मनमोहन सिंह की नीतियों को फेलियर, तो ये नहीं कहा गया कि एक अच्छा लीडर आया और उनके ऊपर जनता ने बिलीव किया और उनके कमिटमेंट पे आगे बढ़ने की कोशिश किया। वो बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद 2019 में बात जब जीत मिली तो कहा कि पुलवामा हुआ तभी जीत मिली, अदरवाइज जीत नहीं मिलती। ठीक, आज की जीत को लोग कि अरे भाई एनडीए के लीडर, उनके लीडरशिप में, मोदी जी के लीडरशिप में एनडीए को जीत मिली है, उस चीज़ को, उस जीत को, उस नैरेटिव को ऐसा बनाया जाएगा कि नहीं उन्होंने, कांग्रेस ने ये जीता, उन्होंने ये जीता। अरे सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई एक लीडरशिप तय की गई कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक कंपनी होती है, उसका सीईओ बनाया जाता है, कहा जाता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपके उसमें जाएगा, आपका ये टारगेट होगा, आपको पूरा करना है। तो उसी को, अगर आज ये मोदी जी चुनाव हार गए होते, अगर यहाँ पे अगर 200 सीट आई होती या 200 सीट आती तो उसमें क्या कहा जाता कि मोदी हार गए। आज जब उनकी लीडरशिप में उड़ीसा हम जीत रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत रहे हैं, हम बिहार के अंदर जेडीयू चुनाव जीत रही है, तो जाहिर सी बात उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन चर्चा उसको नहीं किया जाएगा। चर्चा ये जरूर बनाई जाएगी कि नहीं कांग्रेस ने, अरे भाई कांग्रेस का आप तक शायद आप तक फिर आप इस चर्चा को थोड़ा सा, आज तक अनिरुद्ध जी शायद आप इस चर्चा को थोड़ा सा और पहले से सुन लेते हैं। ठीक है, हमने इस पूरी चर्चा में इस बात का जिक्र किया, लेकिन आप, मैं जिस सवाल, मैं देखिए आप ये बात कह रहे हैं कि प्रदर्शन बेहतर हो तो ये मानना चाहिए कि हां जिसकी लीडरशिप में ये प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अब जब प्रदर्शन में डेंट लगा है तो हम, मेरा तो सीधा सवाल है कि क्या बदलाव से गुजरने वाली है बीजेपी? ये बातें मैं उसको देखिए, नहीं मैं इस बात को कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऐड किया, मैं चर्चा में तो बना ही हूं 1 घंटे से। मैं ये कह रहा हूं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। एक नैरेटिव सेट करने का एक इकोसिस्टम है, नैरेटिव सेट करने की तैयारी में हमेशा रहता है। 2014, 2019 आज की है, डेंट लगा या नहीं लगा, जब रिजल्ट कंक्लूड हो जाएगा, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस पार्टनर इंडिविजुअल लेवल पर और कंक्लूड होकर आपस में डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करके जो निकल के आएगा कि हम कहाँ पे हमें लॉस हुआ, कहाँ पे हमें गेन हुआ। अगर उड़ीसा में गेन हुआ किस कारण से हुआ, यूपी में कहीं पे लॉस हुआ किस कारण से हुआ, अगर हिमाचल, दिल्ली इन सब में रिटेन हुआ तो किस कारण से रिटेन हुआ, इनका एक डिस्कशन तो होगा ही, वो इमीडिएट अभी। लेकिन अगर ये बात, एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, मैं मॉर्निंग से डिबेट में देख रहा हूँ, तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, नहीं मोदी जी का 400, अरे भाई जब बड़ा टारगेट रखा जाएगा, कोई कोई प्राइम मिनिस्टर इस डेमोक्रेसी में तीसरा टर्म इलेक्ट होके एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। एनडीए उनके लीडरशिप, ये नहीं हुआ है कि क्या कहते हैं इंडिया अलायंस के तरीके से बाद में लीडर चुनेंगे, फिर बाद में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया गया, उनकी लीडरशिप पे चुनाव मिला, तो वहां पे सीट शेयरिंग हुई। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे आप लड़ लो, ऐसे लड़ लो, पूरा ओवरऑल। अनिरुद्ध जी, हम लोग उस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस चैनल वाले हैं, ना कोई एजेंडा पे बातचीत करते हैं और ना ही नैरेटिव को लेकर हम कुछ इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये होगा, आप लोगों ने जो एजेंडा तय कर रखे होंगे, चाहे वो ग्रोथ को लेकर हो, काम करने को लेकर हो, जो चुनावी वादे करने को लेकर किए गए होंगे आप लोगों ने, क्या अब जब नई सरकार बनेगी, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट होने वाली है, क्योंकि आपके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आपके लिए होंगे और इस चुनाव के नतीजों से आप लोगों को क्या लेसन मिला है, ताकि आप इसे फिर इस तरह की चीजें ना आए, इस तरह के रिजल्ट्स ना आए, इस पर क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी आप? एग्जैक्टली यही मैं कहूँगा कि एक बार सारे रिजल्ट कंक्लूड हो जाएं, फिर उस पर एनालिसिस होगा कि भाई हम जहाँ रिटेन कैसे, यहाँ पे रिटेन हम कैसे कर गए, यहाँ पे हमको डेंट कैसे लगा, या नई ज़मीन हमारे पास कैसे आ गई, इस पे एनालिसिस होगा। दूसरी चीज़ है, जो वादों पे गए हैं, जो रिफॉर्म 2014 से स्टार्ट है, उस रिफॉर्म में कोई कमी नहीं होगी, ये पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मोदी की गारंटी, उसमें कोई नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि मैनिफेस्टो के एनडीए को पता है कि बीजेपी क्या मैनिफेस्टो था, और ये चुनाव के बाद का मैनिफेस्टो नहीं बना है कि चुनाव हो गया, चुनाव जीत के आए, उनको भी पता है कि क्या, किस मैनिफेस्टो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उसके प्री इलेक्शन टाई अप है, पोस्ट इलेक्शन टाई अप नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पोस्ट इलेक्शन टाई अप में क्या होता है कि लोगों के होता है कि हमारा लीडर कौन है, हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, प्री उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो रिफॉर्म शुरू है वो रिफॉर्म होंगे, उससे ज़्यादा स्पीड के साथ में होंगे। बड़ी अहम बात आपने कही, लेकिन शायद इन चुनावों में पोस्ट इलेक्शन टाई अप अब ज़्यादा मायने रखेंगे और इन सब पे ज़्यादा निगाहें भी होंगी। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी,
तमाम कांग्रेस के दिग्गज लीडर इस वक्त कहते हैं ना कि अपनी पूरी तैयारी के साथ आप देख सकते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इन सब के बीच में देखना होगा कि कांग्रेस इस प्रदर्शन पे आखिर क्या कहती है। हमको सुनना होगा, और जरा सुनते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूँगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है, और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है, और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से
कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर होते हुए, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह के का सपोर्ट जनता ने दिया है, वो इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर विपक्ष की रणनीति आगे क्या होगी, कांग्रेस आखिर कौन सी जुगत बिड़ाएगी। तस्वीर धीरे धीरे आने वाले वक्त में साफ होती हुई नजर आएगी। वैसे इस चर्चा में हमने हर तरह से कोशिश की कि तमाम पहलुओं को आपके सामने रखें, और इन सारी तस्वीरों का अच्छा विश्लेषण आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़े उन सभी का धन्यवाद। रेहान जी, मनीष जी, अरविंद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध जी और राकेश जी, आप लोगों का भी विशेष आभार चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इन सब के बीच में निगाहें जो हैं वो अब अगले जो तमाम सरकार बनाने की जुगत होगी उस पर होगी। आखिर किस तरह की रणनीति एनडीए बनाता है, आखिर विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो आने वाले वक्त में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका एक्शन प्लान क्या होता है, इन सब पर निगाह नजर रहेगी हमारी, और हम इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। आप मुझे और मेरे सहयोगी विश्व मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।